In this question, two plane mirrors a source S of light emitting wavelength of lambda 1 and lambda 2 and a screen are arranged as on the figure. The angle theta shown is 0.05 रेडियन. तो ये जो दो मिरर्स हैं वो इस वर्टिकल लाइन के साथ में 0.05 रेडियन एक स्मॉल एंगल बना रहे हैं. एंड डिस्टेंस A and B are 1 centimeter and 98 centimeter respectively. Find the fringe width of interference pattern formed on the screen by the individual wavelengths. Calculate the distance of first black line from central bright fringe. Find the distance between two black lines which are nearest to the central bright fringe. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक ये सोर्स दिया हुआ है और इस सोर्स से यहाँ पर ये दो इमेजेस बनेंगी. एक ये मिरर इमेज बनाएगा इस सोर्स की और एक ये मिरर इमेज बनाएगा यहाँ पर इस सोर्स की. और इस स्क्रीन पे ऐसा लगेगा कि उन दोनों वर्चुअल सोर्सेज से यहाँ पे लाइट आ रही है और उनके इंटरफेरेंस से एक पैटर्न यहाँ पर हमको मिलेगा इसमें. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें इस सोर्स की दो इमेज बना लेनी चाहिए. और उसके बाद ये एक जो नॉर्मल YDSC होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ उस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा. कुछ ऐसा सेटअप यहाँ बन जाएगा. तो इसकी इमेज मुझे पहले यहाँ पे बनानी पड़ेगी. इसकी इमेज जो ये बनाएगा वो यहाँ कहीं बनाएगा, इसकी इमेज जो ये बनाएगा वो यहाँ कहीं बनाएगा. तो इस तरीके से हमें दो सोर्सेज मिल जाएंगे. अब उनकी लोकेशन यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करनी है. तो उसके लिए हमें प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. तो प्लेन मिरर का पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ कि किस तरीके से हम इमेज बता पाएंगे. और इसके लिए हम यहाँ पे कई सारे मेथड लगा सकते हैं, जिसमें एक मेथड यहाँ पर है कि हम जो रोटेशन के कंसेप्ट होते हैं मिरर के उनका यूज़ करें. और उनका यूज़ करके बहुत ही आसानी से ये बताया जा सकता है. सपोज़ यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो जैसे यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज मेरे को बनानी है. तो अगर ये मिरर इस तरीके से रहा होता तो उसके इसमें ये इमेज बन जाती है इसकी. और जितना भी ये डिस्टेंस A है उतना ये डिस्टेंस A हो जाता है यहाँ पे. और ये सब ने पढ़ा होगा शायद इसमें कि अगर मिरर को रोटेट कर दिया जाए तो मिरर को जब रोटेट किया जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे रोटेट कर जाती है बाई 2 थीटा. तो अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ तो जो रिफ्लेक्टेड रे है तो ये जो इमेज बन रही है वो किसी न किसी रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही होगी. तो वो भी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी यहाँ पर ये 2 थीटा एंगल से टर्न कर जाएगा. तो दिस इमेज जिसको मैं यहाँ पर S1 का नाम देता हूँ, जो सपोज़ मैं इसके लिए देख लेता हूँ एक बार. ये इसको थीटा एंगल से ऐसे रोटेट किया तो ये भी रोटेट हो जाएगा और ये रोटेट होगा 2 थीटा एंगल से. तो दिस विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल. जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बन जाएगी और ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा. तो दिस एंगल विल बी 2 थीटा यहाँ पे. और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस था वो ये था यहाँ पर इसमें. तो इसी का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे दो इमेज बना लेता हूँ. तो पहले वाले के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो इमेज बन रही है ये डिस्टेंस और ये जो एंगल है वो कितना हो जा रहा है यहाँ पे 2 थीटा. तो दिस इमेज इज़ लाइक दिस 2 थीटा एंगल. और यहाँ कहीं पे ये इमेज बन रही है, इसको मैं नाम देता हूँ S1. तो पहली इमेज यहाँ पर ये बन रही है और दूसरी इमेज ये जो बनेगी इसमें. तो क्योंकि इसका रोटेशन जो है अगर ये वर्टिकल ऐसे रखा होता तो ऐसे रोटेट किया गया. तो यहाँ पर ये जो इमेज यहाँ बन रही है वो नीचे की तरफ रोटेट होकर चली जाएगी. तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी इसमें. S2 बोल देंगे इसको. और ये एंगल भी यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा. तो दिस इज़ S2. ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस भी यहाँ पे हो जाएगा ये. तो जो हमारा नॉर्मल YDSC का सेटअप होता है तो नॉर्मल के ये जो YDSC का सेटअप होता है जिसमें S1 S2 यहाँ पे स्लिट्स हुआ करती हैं. तो उन स्लिट्स से जब यहाँ पर फ्रिंज विड्थ वगैरह निकाला जाता है तो फ्रिंज विड्थ के लिए हमें स्लिट से ये डिस्टेंस चाहिए होता है स्क्रीन का कि डिस्टेंस कितना है. और फार्मूला हो जाता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. कैपिटल D तो ये डिस्टेंस हो गया स्लिट से स्क्रीन का और स्मॉल d इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा और लैम्डा इज़ दी वेवलेंथ. तो एग्जैक्टली बस हमें ये कैपिटल D और ये स्मॉल d चाहिए. बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है. मिरर के केस में पाई का फेज डिफरेंस आता है लेकिन यहाँ पर ये जो S1 बना है वो भी पाई के फेज यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आया होगा. S1 बनने में S2 बनने में पाई का फेज डिफरेंस आया होगा. तो दो पाई के फेज डिफरेंसेस आ गए हैं तो इसका मतलब वापस से ये फेज़ में आ गए होंगे. तो S1 S2 आर इन फेज़ नाउ. इनमें कोई फेज़ डिफरेंस यहाँ पर अब नहीं है. तो इसका मतलब है कि जहाँ पे सेंटर है वहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा वापस से. अगर S1 में पाई का फेज़ डिफरेंस आता है और S2 में अगर नहीं आता है बाई चांस अगर तो उस केस में फिर यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन जाती है क्योंकि पाई का एक फेज़ डिफरेंस क्रिएट हो जाता. तो एज सच अब इनमें कोई फेज़ डिफरेंस रहा नहीं क्योंकि दोनों ही रिफ्लेक्शन के थ्रू ही बने यहाँ पर इसमें. तो अब यहाँ पे बस ये कैपिटल D वगैरह निकाल लेते हैं कि ये क्या होगा. तो कैपिटल D के लिए ये डिस्टेंस और एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया S1 S2 से स्क्रीन का डिस्टेंस. तो ये A cos 2 थीटा हो जाएगा.
तो जो कैपिटल डी है वो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा प्लस ए प्लस बी। लेकिन क्योंकि थीटा यहाँ पे काफ़ी स्मॉल है, अगर थीटा यहाँ पे काफ़ी स्मॉल है तो कॉस 2 थीटा इज़ नियरली इक्वल टू 1। ये नियरली इक्वल टू 1 होगा तो जो कैपिटल डी है वो सिंपली यहाँ पे 2a प्लस बी हो जाएगा। और अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, तो a 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये 2 इंटू 1, और b 98 दिया गया है तो इट विल बी 100 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर का डिस्टेंस। उसके बाद में हमें चाहिए स्मॉल डी दैट इज़ S1 S2। तो स्मॉल डी भी यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये a, तो ये हो जाएगा a साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा a साइन 2 थीटा, तो 2a साइन 2 थीटा। और क्योंकि थीटा यहाँ पे स्मॉल है तो साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख देंगे तो इट विल बी 4a थीटा। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो इसमें कि ये एंगल वगैरह काफ़ी स्मॉल है और S1 S2 एक तरीके से सर्कुलर आर्क टाइप का है, स्ट्रेट लाइन सर्कुलर आर्क जो भी कहना कह सकते हैं इसको, क्योंकि दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर ये जो आर्क है वो एक तरीके से सेंटर पे 4 थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, तो 4 थीटा को अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आर्क आ जाएगा। तो 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई a, ये हो जाएगा d S1 S2। तो सब कुछ तैयार है यहाँ पे, तो वी कैन फाइंड बीटा इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए। तो उसमें एक एक करके ये जो वेवलेंथ्स है वो रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मैं इसको बीटा 1 बोल देता हूँ लैम्डा 1 के लिए, तो लैम्डा 1 d बाई डी। तो लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रम यहाँ पे दिया गया था, तो इट इज़ 4000 एंगस्ट्रम। तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। कैपिटल डी 1 मीटर है यहाँ पर ये, और स्मॉल डी, तो स्मॉल डी की वैल्यू एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, तो इट इज़ 4, और जो ए की वैल्यू थी वो 1 सेंटीमीटर थी, और जो थीटा हमें यहाँ पे दिया गया था वो था 0.05 रेडियन। तो अगर ये 0.05 रेडियन है तो इट विल बी 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ये 0.2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाता है 2 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी 2 मिलीमीटर है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁴ और उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.2 मिलीमीटर। ये बीटा 1 फॉर लैम्डा 1। बीटा 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा 2 यहाँ रख लेंगे, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.28 मिलीमीटर। तो ये इंडिविजुअल जो भी हैं यहाँ पर उनके वजह से जो फ्रिंज विड्थ हो सकते हैं वो आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद में जो अगला पार्ट है इसमें वो इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के कई क्वेश्चंस आते भी रहे हैं जेई में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्लैक लाइन, यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कम्प्लीटली, तो फर्स्ट ब्लैक लाइन फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो फर्स्ट डार्क लाइन या फर्स्ट ब्लैक लाइन वहाँ पर हमको मिलेगा, जैसे यहाँ पे तो आपको ये सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, यहाँ पे 2 वेवलेंथ वाली लाइट है, तो 2 वेवलेंथ हैं, तो उनके लिए एक साथ अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब जाकर के आपको यहाँ पर वहाँ पे मिलेगा यहाँ पे डार्क लाइन। तो दोनों के लिए साइमल्टेनियसली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। हमें एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है वो कैलकुलेट करके हमें बताना है यहाँ पर। इसमें मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होते हैं वैसे तो हमें याद रखना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन एक बार मैं उसको जस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो कैलकुलेशन में जैसे यहाँ पर जो भी हमारा YDSC का सेटअप होता है, इस YDSC के सेटअप में अगर इनका जो मिड प्लेन है यहाँ से अगर ये कुछ एंगल फाई अगर लिया जाए तो ये पता होगा कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो d साइन फाई होता है पार्ट डिफरेंस, और साइन फाई को टेन फाई भी लिखा जा सकता है, और जो टेन फाई है वो यहाँ पे y बाई डी हो जाएगा। तो dy बाई डी ये तो होता है पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस किस तरीके का होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल होने चाहिए, दैट इज़ 2n-1 ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर इस तरीके का होता है तब जा करके यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो उसके लिए y जो है वो कितना आ जाएगा, तो 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, कुछ इस तरीके का हो जाएगा y। तो y यानी कि ये वो लोकेशन है स्क्रीन पे जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको पहली वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे y1 हो जाएगा और यहाँ पे लैम्डा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको दूसरी वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं n को m से रिप्लेस कर देता हूँ, ये लैम्डा 2d बाई 2d ये इस तरीके का आ जाएगा। और मुझे चाहिए कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर जाए, यानी कि y1 इज इक्वल टू y2 हो जाए। तो y1 इज इक्वल टू y2, इसका मतलब है कि अगर आप इन दोनों को देखो तो बाकी फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो फैक्टर्स बचेंगे वो होंगे 2n-1
लैम्डा 1 और 2m-1 लैम्डा 2। इसको आप फर्दर कुछ इस तरीके से लिख लो, 2n-1 डिवाइड बाई 2m-1 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इट इज़ 4000 बाय 5600। और सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पर ये बन जाएगा, इसमें ये लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होगा, सॉरी दिस इज़ लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, 56/40। और सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पर ये बन जाएगा 7/5, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा। और आपको n और m की वो मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो n की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो 7 लाने के लिए तो n 4 हो जाना चाहिए और m 3 हो जाना चाहिए। जस्ट ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं। और इन मिनिमम वैल्यूज़ के साथ में अगर मैं y की वैल्यू अब यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो y1 y2 कुछ भी कैलकुलेट करो दोनों बराबर ही आएंगे। तो मैं y1 की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। तो 2n-1 हमने यहाँ पे कितना ले लिया है, 7। 2 यहाँ पे पहले से था, तो 7/2 लैम्डा 1 d/d। और ये जो लैम्डा 1 d/d है, इसकी वैल्यू आपके पास में है ऑलरेडी, आप ये एक तरीके से बीटा 1 है ये। तो लैम्डा 1 d/d ये 0.2 मिलीमीटर है, तो दिस क्वांटिटी 0.2, तो 7/2 0.2 मिलीमीटर है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये इसका 0.7 मिलीमीटर। तो यानी कि जो जहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं वो डिस्टेंस यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस है 0.7 मिलीमीटर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। जो बी पार्ट था, ये कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्लैक लाइन। फिर उसका पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्लैक लाइन्स विच आर नियरेस्ट टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो क्योंकि ये पैटर्न जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो यहाँ पर ये इस तरीके के डार्क लाइन्स होंगे, तो एक डार्क लाइन अगर 0.7 मिलीमीटर ऊपर होगी, तो उसी तरीके की एक दूसरी डार्क लाइन यहाँ पे 0.7 मिलीमीटर नीचे भी होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क लाइन्स विच आर नियरेस्ट टू दिस सेंट्रल मैक्सिमा, तो एक ऊपर होगी 0.7 पे और एक यहाँ पे नीचे होगी 0.7 पे। इसके बाद जो आगे होगी वो तो सेंट्रल मैक्सिमा से ज़्यादा डिस्टेंस पर आ जाएगी। तो आपको वो नहीं लेना है कि जो इसके ऊपर है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो नियरेस्ट डिस्टेंस पर है उनके बीच का गैप बताना है। तो इनके बीच का जो गैप होगा वो आंसर फिर यहाँ पर डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 1.4 मिलीमीटर के इक्वल।